इस शानदार सी कुमाऊनी लोक संस्कृति, लोक गायन, लोक नृत्य को देखने के पश्चात हम लोग निकल पड़े थे जौलजीबी की ओर। स्थानीय लोगों ने हमको बताया कि आप ओगला न जा कर के नारायण नगर से ही शॉर्ट रूट से चले जाइए, वो नज़दीक पड़ेगा। इसलिए हमने शॉर्ट रास्ते से ही जाना तय किया और हम रास्ते भर प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखते हुए चल रहे थे। चारों ओर हरे भरे जंगल दिख रहे थे। इन जंगलों को देखते ही हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियाँ बरबस ही मेरी जुबान पर आने लगी। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु के जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम अभी पहुँचे हुए हैं, ये जौलजीबी का एक तिराहा है। एक और पिथौरागढ़ या डीडीहाट को जाने वाली सड़क जाती है और यहाँ पर से बाएं तरफ को मुंशियारी के लिए सड़क कटती है। मुंशियारी जोहार वैली का एक सुंदर खूबसूरत शहर है। इसकी जो दूरी है वो लगभग पिथौरागढ़ की दूरी के बराबर ही है। अगर हम ये कहें कि जौलजीबी इसका एक मिड पॉइंट है। जैसा कि मैं पहले भी बताना चाहता आपको कि जौलजीबी व्यापारिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर एक ट्रेड फेयर आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में, कार्तिक के महीने में। और यहाँ पर विदेश के और अपने उत्तराखंड प्रदेश के काफ़ी जनपदों से लोग व्यापार के लिए आते हैं। कहते हैं कि इस मेले का शुभारंभ पाल डायनेस्टी के राजा गजेंद्र पाल ने 1914 में किया था। तब से यह ऐतिहासिक मेला निरंतर जारी रहता है। जौलजीबी में दो नदियों का संगम भी होता है। एक नदी आती है गोरी नदी, जो मुंशियारी क्षेत्र से आती है, और दूसरी नदी काली नदी जो धारचूला से आती है। यहाँ पर इनका संगम होता है। इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारे न्याय के देवता गुलजू के जन्म की जो कहानी है वो भी यहाँ से रिलेट करती है। कुछ दंतकथाओं में ये वृतांत मिलता है कि जब गुलजू का जन्म हुआ था तो उनको उनकी सौतेली माताओं के द्वारा लोहे के बक्से में डाल के गोरी नदी में बहा दिया गया था और काली नदी में बहा दिया गया था। गोरी नदी में उनको एक मछुआरे ने जाल में डाल के बक्से को निकाला था। तो ये इस लोक देवता के जन्म से भी जोड़ा जाता है। इसलिए जौलजीबी का जो पॉइंट है, जो शहर है, वो बहुत ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक रूप से, व्यापारिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। जैसे ही धारचूला से थोड़ा हम आगे निकलते हैं तो सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर चौड़ीकरण का, सड़क के डबल लेन बनने का कार्य शुरू हुआ है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इन्हीं सड़कों से तय की जाती है, इसलिए सरकार का ध्यान इन सड़कों की तरफ है। लेकिन हाल फिलहाल में जो सड़क की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है कि जैसे सड़क समाप्त हो गई हो, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन हमारे साथ जो प्रभात जी चल रहे थे, गाड़ी के चालक थे, वो बहुत अनुभवी थे और उन्होंने बखूबी उस गाड़ी को ऐसी सड़कों से आगे को किया। यदि आप कभी नज़र डालते हैं पहाड़ की ओर तो इतने बड़े बड़े पत्थर वहाँ से ऐसे महसूस होते हैं कि अब गिरा तब गिरा लगता है। और बरसात में जाहिर है यहाँ पर चलना, यहाँ पर सफ़र करना बहुत मुश्किल होता होगा।
और मेरी सलाह तो ये है कि धारचूला तक आप अपनी ओन कार से जाइए। उसके पश्चात वहाँ के स्थानीय युवा जो गाड़ी के संचालक हैं उन लोगों से संपर्क करिए, ताकि आपकी यात्रा सुखद रहे और आरामदायक भी रहे। मुझे मालूम था कि अब धारचूला लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते की स्थिति थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम चलने के चलते उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग अपने सफ़र को जारी किए हुए थे। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें एक घास का गट्ठर बहुत तेज़ी से चलते हुए दिखाई दिया। हम अनुमान लगा रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि कोई व्यक्ति क्यों कैसे इतनी जल्दी जा सकता है, लेकिन ज़रा देखिए तो सही, ये तो कार पे घास पूरा लेके चल रहे हैं। आपने भी वही अनुमान लगाया होगा ना कि इंसान कैसे इतनी तेज़ी से चल सकता है। नई कार में ये लोग अपने दैनिक जीवन का कार्य कर रहे थे और घास को ले जा रहे थे। ऐसे कई नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं रास्ते भर। धारचूला मैं कोई पहली बार तो नहीं आ रहा था, ये मेरा तीसरी बार आना हो रहा था। इससे पूर्व भी मैं 2011 की कंगडाली में रुंग गांव में चौदास वैली में जा चुका था। धारचूला के बारे में यदि हम बताएं आपको, तो मेरे हिसाब से इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, क्योंकि यहाँ पर धारदार ऊंची चोटियाँ हैं और धार का मतलब एज से लिया गया है, जो धारदार होती हैं, और चूला शब्द नेपाल में बोले जाने वाला शब्द है। चूला का मतलब चोटी होती है। तो धारदार चोटियों से घिरा हुआ ये एक तलहटी है, जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई लगभग 940 मीटर है। और यह शहर एक साजी संस्कृति की मिसाल है, जहाँ पर तिब्बत और नेपाल की संस्कृति बखूबी देखी जा सकती है। विशेष तौर पर जो नेपाल का एरिया है वो दार्चुला कहलाता है, और जो भारत में है वो धारचूला कहलाता है। इन दोनों देशों की जो सीमाएं हैं उसको तय करती है यहाँ पे बहने वाली काली नदी। चूँकि हमने अभी नारायण आश्रम और रुंग गांव का सफ़र तय करना था, इसलिए हमने वहाँ पर जरा भी विराम नहीं लिया और हम चल पड़े धारचूला से तवा घाट की ओर। 2011 में जो सड़क मैंने देखी थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी, जिसका एक कारण था, अब सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था और जगह जगह कार्य प्रगति पर था। इस काम को देखने वाला जो संगठन है वो BRO है। जगह जगह हमको आर्मी के कॉन्वॉय गाड़ियाँ ये सब दिखती रही, और कभी हमारे सड़क की ओर, कभी सड़क के विपरीत दिशा में खूबसूरत झरने बह रहे थे, और हम धीरे धीरे अपना सफ़र जारी कर रहे थे तवा घाट के लिए। थोड़ी ही दूरी पे चलने के पश्चात काली नदी का जो उद्गम है वो अलग छूट जाता है। फिर हम चलते हैं धौली गंगा के किनारे किनारे। ये समझिए कि एक तरफ सड़क है और उसके अपोजिट साइड में धौली गंगा, धौली नदी बहती है, और हम कुदरत के इन नज़ारों को देखते हुए आगे की तरफ अपने यात्रा को जारी रखे हुए थे। लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात हमें एक बहुत बड़ा ब्रिज दिखाई दिया दाएं हाथ की तरफ। वहाँ पर कुछ स्थानीय युवा खड़े हुए थे।
हमने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने हमको रास्ते के बारे में बताया। हालांकि उस युवक ने हमको बताया कि दाएं हाथ से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद, जो कि ये ब्यास घाटी को जाता है रास्ता, वहाँ से बाएं को नारायण स्वामी आश्रम को रास्ता कटता है। लेकिन वो थोड़ा सकरा था, अभी हाल फिलहाल में बना हुआ था, तो हमने उस रास्ते से जाना तय नहीं किया। और कुछ महिलाओं से भी हमने पूछा, उन्होंने भी यही सलाह दी कि आप पुल के रास्ते पार से ही जाइए, वो शॉर्ट पड़ेगा। क्योंकि 2011 में मैं आ चुका था और मैंने उसी जो दारमा और 14 वैली को रास्ता जाता था बाएं हाथ की तरफ की जो सड़क जाती थी, मैंने उसी पर विश्वास किया, तो हमने अपना सफ़र पुराने वाले रूट से ही तय करना स्वीकार किया। हम काफ़ी आगे बढ़ते चले गए। कुछ ही दूरी पे धौली गंगा पे बना हुआ विद्युत परियोजना का एक बहुत बड़ा डैम है। उससे पहले एक छोटी सी टनल भी आती है, उस टनल से हम गुजरे। कंजौती पहुंचने से पहले हम लोगों ने कुछ स्थानीय दुकानदारों से बातचीत करी और हमारा प्रोग्राम था कि कंगडाली के पश्चात हम दारमा वैली को भी जाएंगे। हमने उसके बारे में जानकारी ली, उन्होंने हमको सही जानकारियाँ दी। उसके पश्चात हम कंजौती पहुँचे। कंजौती में बच्चों ने कहा कि हम कुछ लोग कुछ देर स्नैक्स के लिए रुकते हैं, कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमने दिन में कुछ खाया नहीं था। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके पश्चात हमने अपनी यात्रा जारी रखी थी, तो हम रुके वहाँ पर कुछ स्नैक्स करने के लिए। वहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करने के पश्चात हम लोग जैसे ही दाएं हाथ को NS आश्रम के लिए जाते हैं, एक बहुत लंबी सी पुल हमको मिलती है। यदि आप इस पुल का साउंड सुनेंगे तो आपको याद आएगी जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, कहीं पर ऐसे लोहे की ब्रिज को हम क्रॉस करते हैं, तो बिल्कुल सेम आवाज़ उससे आती है। बहुत देर तक हमारे कानों में गूंजती रही। यहाँ से आगे का रास्ता मेरा बिल्कुल चिर परिचित रास्ता था और वो पुराने 2011 के दृश्य मेरे मस्तिष्क पटल पर फिर से उभर कर आने लगे थे। क्योंकि उस बार हम लोग करीब 9 साथी हम गए थे और बहुत हमने उस ट्रिप को भी एंजॉय किया था। लेकिन आज की जो ट्रिप होने वाली थी वो बहुत एकदम भिन्न टाइप की होने वाली थी, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा और उसके 3 दोस्त भी आ रहे थे। जितने गांव के समूहों को 14 वैली में रखा गया है, उनमें पांगू, धार पांगू, हिमखोला, सोसा, मरमालसों, छलमा छिलासों, सिरदंग, सिरखा, रुंग, पांगला, सिमखोला, जिप्ती, रिमझिम, रुंगतो, बैकों जैसे छोटे छोटे इलाकों से जोड़ के 14 गांव बनते हैं, इसीलिए इसका नाम 14 वैली कहा जाता है। हमने कई जगह पर रुककर, क्योंकि ये जो कंगडाली का फेस्टिवल होता है वो काफ़ी गांवों में मनाया जाता है, जिनमें से पांगू, धार पांगू, हिमखोला, सोसा, सिरदंग, सिरखा, रुंग, सिमखोला आदि कई गांवों में मनाया जाता है।
तो हम लोग रुकते रुकाते वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते थे, इस फेस्टिवल के बारे में जानकारी ले रहे थे और काफ़ी जानकारियाँ हमको वहाँ से हासिल हुई और हम अपने सफ़र की ओर आगे को बढ़े। सोसा से थोड़ा सा ही हम आगे पहुँचे होंगे कि मौसम ने करवट ली और सारे रंग हमको देखने को मिले वहाँ पर। नेपाल क्षेत्र में थोड़ा सा बादल दिखते थे उस समय, लेकिन थोड़ी देर में वो बादल इतने छा गए कि बारिश होने लगी। बारिश तक तो ठीक था, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ने लगी और एक शानदार सा रेनबो नेपाल से लगे हुए नदी के आसपास देखने को मिला। जो हमारे साथ चल रहे थे बच्चे, वो बड़े सरप्राइज थे। वो बिल्कुल, उन्होंने ऐसा मौसम, ऐसी सब चीज़ें कभी देखी नहीं थी, बर्फ़ पड़ते उन्होंने देखा नहीं था। तो वो तो कहने लगे, अंकल हमारा तो यहाँ आना अभी से ही धन्य हो गया है और हमने ऐसे सीन कभी देखे नहीं थे। वाकई ये हमारे लिए भी बहुत हैरत की बात थी। बरसात में सामान्यतः रेनबो निकलता है, लेकिन जाड़ों के मौसम में ऐसा रेनबो हमने भी कभी नहीं देखा था। सब लोग खुश थे। वो जो रास्ते की थकान थी, जो टूटी फूटी सड़कें और हिचकोले खाते हुए सड़कें जो हमने देखी थी रास्ते में, तो वो सारी थकान हमारी मिट सी गई थी और हम आगे बढ़े एनएस आश्रम के लिए। एनएस आश्रम में हमारे एक परिचित हैं, जीवन सिंह हाँकी जी। उन्होंने पहले से ही बात करी थी हमारी रुकने की व्यवस्था के लिए और हम पहुँचे एनएस आश्रम। एनएस आश्रम में हमारी मुलाकात वहाँ के जो संचालक हैं श्री राणा जी, जो कि व्यवहार के बहुत गुणी व्यक्ति हैं और उनकी धर्मपत्नी भी वहीं पर सेवाएं देती हैं। वो करीब 30-32 सालों से वहाँ पर एनएस आश्रम में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत मृदु व्यवहार के हैं। उन्होंने हमारे लिए रुकने की व्यवस्था की थी, लेकिन बच्चों का मन था, बड़े उत्सुक थे। बच्चों ने कहा कि हम
यहाँ पे रुक के अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे गांव देखने, फिर भले ही हम रात को ही वापस लौट आएंगे। तो मैंने भी बच्चों की बात मानी और हम थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात निकल पड़े रुन गांव के लिए। दर्शकों, ये हो सकता है आपके लिए जो रास्ते का सफ़र है वो थोड़ा उबाऊ हो सकता है, बोर करने वाला हो सकता है, लेकिन प्रकृति के नज़ारे देखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चाहता हूँ कि इस जर्नी से रूबरू कराऊँ और इस कंडाली फेस्टिवल के सारे अंश आपको दिखा पाऊँ। आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मेरे चैनल को मिलना चाहिए और जुड़े रहिए अगली यात्रा के लिए, जो कि अब कुछ ही घंटों बाद आपके समक्ष होगी। और आप भी उत्सुक हैं और हम भी उत्सुक हैं। जुड़े रहिए। धन्यवाद।